हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। आप चाहे आईटीआई पास कैंडिडेट हैं या फिर आईटीआई अभी कर रहे हैं, आपका अपियरिंग है, ठीक है, या फिर आपने आईटीआई के बाद रेलवे से अप्रेंटिस कर रखा है या फिर कर रहे हैं, सभी के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में जो आपका मुहिम है, यहाँ पे जो आप सभी आईटीआई के बाद या फिर रेलवे से अप्रेंटिस करने के बाद जो आपका मकसद होता है लेवल 1 पोस्ट अर्थात ग्रुप डी में जाना, ठीक है, ये सबका यहाँ पे सपना होता है कि जितने भी कैंडिडेट रेलवे से अप्रेंटिस कर रहे हैं उनका बस यही लास्ट टारगेट होता है कि किसी भी तरह हम रेलवे ग्रुप डी में हमारा एक बार एंट्री हो जाए, ठीक है। तो फाइनली आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आप आईटीआई पास हैं या फिर सीसीए पास है, मतलब कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिसशिप किए हैं, तो आप कैसे करके आपको कितना नंबर लाना होगा, क्योंकि एक एक करके आरपीएफ, एसआई और एग्जीक्यूटिव यहाँ पे कांस्टेबल का भी जो इसका ऑफिशियल न्यू वैकेंसी के रिगार्डिंग रेलवे मंत्रालय की तरफ से अपडेट आ गया है, एनटीपीसी का भी आ गया है, और आपका ये 110% कंफर्म है कि ग्रुप डी का भी नया भर्ती आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ग्रुप डी का भर्ती देखने से पहले आप सभी को यहाँ पे उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप चाहे आईटीआई पास है या फिर सीसीए पास है, आपको सीबीटी में कितना नंबर लाना होगा ताकि जाके आपका सिलेक्शन यहाँ पे 100% कंप्लीट हो जाएगा। इसी मुद्दे के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, और साथ ही साथ वैकेंसी में जो आपको बोला जाता है ना कि 20% का आपको कोटा मिलेगा, वो सारा वैकेंसी का डिटेल भी आपको दिखाएंगे। रेफरेंस आपका 2019 वैकेंसी का लेकर, जिसमें 1 लाख से ज्यादा पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकाला गया था। इसके साथ साथ फुल डिटेल सिलेबस भी कवर करने वाले हैं कि कौन कौन सा टॉपिक को अगर आप कवर कर लोगे। देखिए, हमें सिर्फ एग्जाम निकालने से मतलब होना चाहिए, चाहे आप आईटीआई बेस पे है या फिर आपका अप्रेंटिस बेस पे है, आपका फोकस सिर्फ एग्जाम निकालने से होना चाहिए। ये नहीं कि पूरा आपको कोई यूपीएससी का एग्जाम आपको नहीं देना, कोई आईएएस का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं कि पूरा डीपली जाकर आपको पढ़ना है। आपको बस उतना ही पढ़ना है जितना से आपका काम हो जाए, आपका एग्जाम निकल जाए, ठीक है ना। बहुत सारे छात्र क्या करते हैं कि पूरा डीपली जाकर पढ़ते हैं और जो मेन पोर्शन होता है उसको पढ़ते ही नहीं है, और कुछ टॉपिक को पूरा ए टू जेड कवर कर लेते हैं, और पता चला कि एग्जाम में उसे कुछ सर्टेन क्वेश्चन ही देखने को मिलता है। तो ऐसा गलती आप लोगों को नहीं करना है। बाकी पूरा जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा, ताकि रेलवे से रिलेटेड ए टू जेड इंफॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का इंपॉर्टेंट अपडेट आपको वहां पे देखने को मिलते रहता है। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले रेफरेंस आपको बताते हैं यहां पे आपको कि देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ये आपका रेफरेंस आपका 1/2019 का भर्ती का लिया गया है। अब बहुत सारे छात्र का यहाँ पे सवाल आ रहा था कि क्या सर इस बार से आपका आईटीआई और सीसीए को लागू कर दिया गया है, क्या इस बार से 10th पास वाले कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर पाएंगे? तो ध्यान से सुनिएगा सभी छात्र, इस बार से आपका ग्रुप डी के लिए आईटीआई और अप्रेंटिस को कंपलसरी कर दिया गया है। अगर आपके पास आईटीआई या फिर रेलवे से आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन करेंगे। और बता देते हैं आपको डिटेल से कि जो सीसीए वाले कैंडिडेट हैं उनका जो कट ऑफ है वो अलग बनेगा। उनका कट ऑफ आपको 20% आपको कोटा के आधार पे बनेगा। बाकी जो 80% वैकेंसी रहेगा वो सिर्फ आईटीआई वालों के हवाले होगा, और इसका कट ऑफ जो है वो आपका अलग लेवल पे बनेगा, ठीक है। इन सारी बातों को ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर आपका मन में कंफ्यूजन आएगा कि कट ऑफ कैसे कैसे बनेगा। तो इसीलिए पूरा वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पर सारा डिटेल वीडियो में आपको देते हुए चलेंगे, ठीक है ना। फिर बात आके वहीं पे रुकती है कि क्या 10th वाले फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू रेलवे बोर्ड का जो लेटेस्ट यहाँ पे अपडेट है उसके अकॉर्डिंग 10th पास वालों के लिए रेलवे में यहाँ पे कोई भी पोस्ट नहीं बचा है, ठीक है। सिर्फ आपका आईटीआई और यहाँ पे अप्रेंटिस कंपलसरी हो गया है। तो इस बार आप सभी के लिए बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कंपटीशन बहुत ही कम है, ध्यान से सुनिए, मैं फिर से बोल रहा हूं, कंपटीशन बहुत ही कम हो गया है, पर सिर्फ इसी बार के लिए। पर जब नेक्स्ट बार यहाँ पे ग्रुप डी का भर्ती आएगा ना लेवल 1 का, उस पर आपको कंपटीशन बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस बार जिसका अप्रेंटिस में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आप आईटीआई बेसिस पे ही फॉर्म अप्लाई करिए, और आईटीआई बेसिस पे थोड़ा सा आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बाकी डिटेल यहाँ पे देखिए, ऑल ओवर इंडिया में रेलवे का जहां जहां जोन है वो सारा आपको बताया गया है कि किस स्टेट में कितने कितने जोन इनके लगते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है कि आपको देखिए, रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट लेवल 1 पोस्ट पे है, जो आपका 7 सीपीसी पे मैट्रिक्स के आधार पे आपका रिक्रूटमेंट यहाँ पे कराया जाता है, ठीक है। ये सारे देखिए रेलवे ग्रुप डी के जो यहाँ पे कर्मचारी जो वर्किंग में है वो सारा आपको यहाँ पे फोटो वगैरह शेयर किया गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आपका कि आपका जो
सिलेक्शन प्रोसेस है वो कितने फेज में कंप्लीट होता है, ध्यान से सुनिएगा। आईटीआई और अप्रेंटिस दोनों के लिए जो क्राइटेरिया है वो अलग अलग है। सबसे पहले हम डिटेल यहां पे करते हैं आईटीआई वाले छात्रों का। तो देखिए आईटीआई वाले छात्र के लिए यहां पे 2 स्टेज में आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। वो कैसे? पहला स्टेज आपको सीबीटी एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है, इसमें एक ही सीबीटी होता है, तो सीबीटी आपको एग्जाम देना पड़ेगा। जितने कैंडिडेट सीबीटी एग्जाम में क्वालिफाई होंगे फिर उनको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा। तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन स्टेज कितना हो गया? 2। अगर ये दोनों में आप क्वालिफाई करिएगा तो आपका डीवी उसके बाद मेडिकल होगा, ठीक है ना, उसके बाद का प्रोसेस है। पहले आपको एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर भी आपको पीटी क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये आपको आईटीआई पास वाले कैंडिडेट के लिए था। अब यहाँ पे अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट के लिए क्या है? तो अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट के लिए मात्र एक आपका स्टेज होता है, ठीक है ना, सीसीए कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिसशिप। इनको सिर्फ सीबीटी एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। इनको पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो बोरा उठाकर दौड़ना पड़ता है वो इनके लिए नहीं होता है। तो ये आपको बेनिफिट मिलता है रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने में, ठीक है। चलिए आई होप आईटीआई और अप्रेंटिस का जो यहाँ पे क्राइटेरिया होगा आप सभी भली बात यहाँ पे समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा आपको वैकेंसी के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार से आपको कितना रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। रेफरेंस आपका 2019 का वैकेंसी का लिया गया है, जिसमें टोटल यहां पे देख सकते हैं कि 1,03,000 से भी ज्यादा पोस्ट पर आपका रिक्रूटमेंट जो है वहां पे निकाला गया था। यहां पे देखिए रेलवे के 16 जोन आपको यहां पे देखने को मिल रहे हैं। अब बहुत सारे कैंडिडेट के ये भी डाउट होता है कि सर मेट्रो रेलवे से अगर हम अप्रेंटिस कर रहे हैं तो क्या हमें 20% का रिलैक्सेशन मिलेगा? देखिए आपका डाउट यहीं पे क्लियर हो रहा है। 4th नंबर में देखिए आपको क्या बोला गया है, ईस्टर्न रेलवे सीएलडब्ल्यू का मतलब होता है, बहुत सारे छात्रों को नहीं पता होगा, हम आपको बता देते हैं, चित्तरंजन लोको वर्क्स। अगर आप यहां से भी अप्रेंटिस करते हैं तो आपको रेलवे में 20% का रिलैक्सेशन मिलता है। इसके साथ साथ मेट्रो रेलवे कोलकाता, देखिए ये आपको वैकेंसी टेबल में यहां पे ध्यान दीजिए, सीसीए वाले कैटेगरी में सीसीए का अलग से यहां पे कैटेगरी बनाया गया है, जिसमें आपको जितना भी वैकेंसी रहेगा, जिस भी डिवीजन के अंतर्गत जितना भी वैकेंसी रहेगा उसका आपको 20% यहां पे आपको देखने को मिलता है। सपोज एग्जांपल के तौर पे सेंट्रल रेलवे लेते हैं तो सेंट्रल रेलवे में टोटल कितना वैकेंसी है? तो यहां पे देखिए सेंट्रल रेलवे में टोटल वैकेंसी आपका 9,345 था, उसका यहां पे 9,345 का यहां पे आपको 20% निकाला गया है, और 20% निकालकर आपको यहां पे सीसीए वालों सीट में आपको 1870 वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो हर जोन में आपको 20% का क्राइटेरिया अभी प्रेजेंट टाइम में लागू होता है, ठीक है। जितना भी वैकेंसी आता है जोन वाइज डिवीजन वाइज आपको 20% आपको हर जगह देखने को मिलेगा। आपको देखिए इसमें भी दिखा देते हैं, जिसमें आपका मेट्रो और चित्तरंजन लोको सेट और ईस्टर्न रेलवे ये तीनों का वैकेंसी को मर्ज करके एक साथ निकाला जाता है। और इसमें 2019 के वैकेंसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो 10,873 वैकेंसी आया था। वहीं अगर 20% इसमें कोटा देख लीजिए तो आपको 2175 वैकेंसी का सीसीए वालों का सीट था सिर्फ। इसीलिए सीसीए वालों का कोई कम सीट नहीं होता अगर आप अच्छा से प्रिपरेशन करोगे ना, और इसमें आपको कोई ज्यादा प्रिपरेशन करने का जरूरत नहीं, हम आपको वीडियो का आगे डिटेल से बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये सारा आपका क्राइटेरिया था सीसीए वालों का जो हमने आपको यहां पे बता दिया। बाकी अगर आपके मन में जो डाउट रहता है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओवरऑल वैकेंसी में भी देख लीजिए कि 1,03,000 ओवरऑल वैकेंसी, और सीसीए का देख लीजिए कितना सीट था, तो 20,700 आपको सीसीए का सीट देखने को मिला था 1 लाख वैकेंसी में, ठीक है। चलिए और एक बार यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज को बताया गया, ध्यान से देखिएगा। देखिए जितना बिंदु पे आज डिस्कस कर रहे हैं वो सभी आईटीआई और सीसीए वालों को जानना बहुत जरूरी है। क्या? तो आपको यहां पे बताया गया है कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन एप्लीकेशन। इसमें आपको बताया गया है कि कैंडिडेट शुड एंश्योर दैट दे पोसेस फुलफिल ऑल एलिजिबिलिटी कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट एज द क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, दैट इज, ये आपको दिया गया है, कैंडिडेट वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई। बहुत बड़ा पॉइंट बोला गया, यहाँ पे ध्यान से सुनिए सभी छात्र, कि जिसका फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, अगर मान लीजिए आप जैसे रेलवे से अप्रेंटिस कर रहे हैं, ठीक है, रेलवे से अप्रेंटिस आपका अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, या फिर मान लीजिए अभी आपका कंप्लीट हो गया है पर आपका डिपार्टमेंट की तरफ से आपका एग्जाम नहीं लिया गया है, ठीक है, और उसी बीच आपका रेलवे ग्रुप डी का भर्ती आ जाता है, तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है, आपको 20% का कोटा उसमें नहीं मिलेगा, ठीक है। और आईटीआई वाले ध्यान दीजिए कि मान लीजिए आपका आईटीआई अभी लास्ट ईयर चल रहा है, एक मंथ के बाद आपका एग्जाम होगा, या फिर आप एग्जाम दे दिए हैं, आपका अभी रिजल्ट नहीं आया और उसी बीच आपका भर्ती आ जाता है, तो उसमें भी आपको प्रेफरेंस नहीं मिलेगा, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। वैसे कैंडिडेट ही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं जिसके हाथ में अपना सर्टिफिकेट मार्कशीट हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट।
अब चलिए एक बार थोड़ा सा आपको मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बता देते हैं, एक ही वीडियो में सारा कुछ बता देंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लीजिएगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि एक ही वीडियो में सारा जानकारी दिया जा रहा है। इसमें आपको मेडिकल स्टैंडर्ड कौन कौन सा चलता है वो देख लीजिए। A2 के अंदर ये सारा आपको जो है विजुअल एक्टिविटी को चेक किया जाता है। A3 B1, ठीक है। उसके बाद B2 C1 और C2। आप अगर कमेंट करोगे ज्यादा से ज्यादा संख्या में तो हम मेडिकल का एक अलग वीडियो बना देंगे कि किस, जैसे B1 में हो गया आपको क्या क्या यहाँ पे देखने को मिलता है, आई विजन किस में रहता है किस में नहीं, कौन सा PWD कैटेगरी वाले को कितने यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाता है, वो सारा कुछ आपको अगर आप कमेंट करोगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। अब चलिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एज लिमिट, कि हमें कितना एज लिमिट तक ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई करने का मौका मिलेगा। देखिए एज लिमिट के बारे में बात करें तो यहाँ पे 18 साल से आपको 33 साल तक एज लिमिट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यह आपका एज लिमिट अनरिजर्व कैटेगरी का है, जो ओपन कैटेगरी से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप ओबीसी से फॉर्म को अप्लाई करिएगा तो आपको 3 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। कितना? 3 साल का। तो आप सोच लीजिए मैक्सिमम आपका कितना हो गया, तो आप 18 से लेकर यहाँ पे 33 है ना, इसमें 3 साल जोड़ दीजिए, 36 साल तक आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे 33 और 5 अगर आप जोड़ दीजिएगा तो मैक्सिमम आप 38 साल तक रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पर इस बार हो सके तो आपका एज क्राइटेरिया में चेंज होगा, वो इसलिए क्योंकि इस बार आपका 10th वाले तो रहेंगे नहीं, ITI और अप्रेंटिस वाले रहेंगे, तो आपको एज क्राइटेरिया में भी बदलाव देखने को मिल सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको ITI और यहाँ पे अप्रेंटिसशिप वालों के लिए अलग से एज लिमिट यहाँ पे दिया गया, तो इसके आधार पे भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ विच मिनिमम क्वालिफिकेशन इज ITI और कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिसशिप, जिसमें अनरिजर्व वाले आपका 33 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, OBC वाले आपका 36 साल तक अप्लाई कर सकते हैं मैक्सिमम, ST SC वाले 38 साल तक मैक्सिमम फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका ITI और CCA वालों का एज लिमिट था। तो चलिए अब बात करते हैं आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वीडियो का, सिलेबस, कि क्या सिलेबस है। देख लीजिए सबसे पहले थोड़ा सा आपको इस बार एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ जाएगा हम अपने अनुसार आपको बता रहे हैं एनालिसिस, बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि आप इस बार से ITI और CCA वालों का जो कट ऑफ है वो आपका कम होने वाला है, ठीक है। CCA का तो फिक्स है कि आपका कम जाता ही है, ITI वालों का भी कम जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि CCA वालों का, कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिसशिप वालों का, तो इनके लिए अनरिजर्व का जो जाता है वो 40% जानता है, ठीक है। और वहीं अगर बात करें OBC SC और ST का तो इनका जाता है यहाँ पे 30 नंबर, ठीक है। ये आपका प्रीवियस का 2019 का जो था वो बता रहे हैं आपको कि आपका CCA कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस के अंतर्गत अनरिजर्व वालों का 40 नंबर पे सिलेक्शन हुआ और OBC वालों का आपका SC ST 30 नंबर पे सिलेक्शन हुआ। पर इस बार कहीं कहीं का देखिए अनरिजर्व का जो 40 है ना, कहीं कहीं का आपका 42 भी गया था, कहीं कहीं का 44 भी गया था, ऐसा भी देखने को मिला है। पर इस बार जो वैकेंसी आएगा अब अकॉर्डिंग टू डिपेंड करता है कि वैकेंसी कितना आता है, उस पर भी बहुत सारा फैक्टर डिपेंड करता है। पर आपको जो कट ऑफ है वो इसी के आसपास कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। तो अनरिजर्व और यहाँ पे CCA वाले जितने कैंडिडेट है वो सभी तैयार रहिएगा। इतना मिनिमम आपको क्वालिफाइंग नंबर लाना होगा आपको अपने DV और मेडिकल तक पहुंचने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि ITI वालों का कितना जा सकता है, ध्यान से सुनिएगा। ITI वालों का कितना जा सकता है, तो ज्यादा तो नहीं, CCA से बस आपको 5 से 10 नंबर का अंतर आपको देखने को मिलेगा ITI वाले छात्रों के लिए, ठीक है। फर्स्ट DV और सेकेंड DV का बात करें तो अगर ITI बेस पे बात करते हैं, डिटेल से सुन लीजिए, तो इसमें अनरिजर्व और OBC वालों का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहां पे 40 नंबर देखने को मिल रहा था, तो यहां पे आपको 50 नंबर के आसपास आपको इसका डिटेल जो है देखने को मिल सकता है, ठीक है। ठीक है, ये आपका अनरिजर्व OBC का एक्सपेक्टेड बता रहे, बाकी आप क्या सोचते हैं उसके ऊपर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वहीं अगर SC और ST का बारे में बात करें तो इसका लगभग आपका 45 के आसपास इसका कट ऑफ देखने को आपको मिलेगा, ठीक है, ITI बेसिस पे। और 2-4 नंबर आप अप डाउन भी मान सकते हो, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ऐसा नहीं कि हम बता रहे तो फिक्स इतना ही जाएगा, 5-10 नंबर आपको अप डाउन भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये फाइनली था आपका पासिंग, मिनिमम पास के लिए आपको इतना नंबर यहाँ पे लाना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं सिलेबस एग्जाम ड्यूरेशन का। तो आपका यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन रहता है, 100 क्वेश्चन रहता है, जिसमें से आपको 90 मिनट का समय दिया जाता है, मतलब 1.5 घंटा का समय रहता है और आपको उसके बीच 100 क्वेश्चन यहाँ पे करना होता है। सिलेबस में अगर बात करेंगे तो जनरल साइंस से 25 क्वेश्चन रहता है, मैथमेटिक्स से आपका 25 क्वेश्चन रहता है,
और जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग से बात करें तो आपका 30 क्वेश्चन रहता है। और वहीं अगर जीके जीएस से करंट अफेयर से बात करें तो आपका 20 क्वेश्चन रहता है। टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपको 90 मिनट के अंतर्गत आपको निपटा देना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 1/3 का नेगेटिव रूल रहता है, आप सभी को पता है। तो फाइनली आज की इस वीडियो में हम लोगों ने सिलेबस, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, और उसके बाद अगर बात करें तो वैकेंसी किस तरह आपको मिलता है, कहां से आप करिएगा तो 20% रिलैक्सेशन मिलता है, आज की इस वीडियो में सारा हम लोगों ने डिटेल को कवर किया, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका एग्जाम का ड्यूरेशन था, क्वेश्चन का टाइप था, पैटर्न था, वो सारा कुछ डिटेल। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि आपका सिलेबस क्या है, ठीक है। सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपका जीएस से आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, मैथमेटिक्स से आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, जिससे आपका देखिए उतना ही पढ़ना है जिससे आपका जो सिलेक्शन का जो रास्ता है वो साफ हो जाए, बाकी आपको पूरा नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको डीपली जाकर नहीं पढ़ना है, बस उतना ही पढ़ना है जिससे आपका 50 नंबर तक आप इजीली से यहाँ पे स्कोर कर पाओ, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी आप इससे रिलेटेड अगर और जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आप सभी को मिलती रहे। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।